मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, बट सच्ची बात यह है कि मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी। और उस इंटरव्यू की बिगनिंग जो है पूरी, वो फिल्म की बिगनिंग है, जिसके अंदर मैं यहीं पर बैठा हूं और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं सारे इल्ज़ाम साफ़ कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 साल बाद मैं लौंडा भी बन गया हूं, 25 साल बाद मेरे ऊपर इल्ज़ाम फिर लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। मुझे आज भी याद है 22 साल पहले जब आपकी 2-3 फिल्में रिलीज़ हुई थी, जब आप स्टूडियो में आए थे, उस वक्त भी आपने उतना ही जोश था, उतनी एनर्जी थी और वही विट था जो आज है। और मैं सर से बहुत डरता था। मैंने टीवी में देखा हुआ था, सब पॉलिटिशियंस को ऐसे ऐसे कड़े सवाल पूछते थे, स्माइल नहीं करते थे बिल्कुल। मैं इतना डरा हुआ था, क्योंकि बाकी फिल्म इंटरव्यूज़ वगैरह ठीक हैं, पर रजत साहब जब वहाँ पे, तो मेरे को लगा यार ये बहुत टेढ़े सवाल पूछेंगे, कुछ पॉलिटिक्स का पूछेंगे, मुझे समझ नहीं आएगा, बुद्धू लगूंगा मैं शो के अंदर। लेकिन मुझे बैक स्टेज जाकर मालूम पड़ा कि ये इतने प्यार से और अच्छाई से करते हैं, सो बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी वैसा ही कीजिएगा। जज साहब, मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार शाहरुख खान पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये बहुत शरारती हैं। अब आप दिल्ली बन वाले बनकर आए हैं, तो दिल्ली वालों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि स्कूल में इतने शरारती थे, हर रोज पिटाई होती थी। मेरी तो अभी भी कई जगहों पर पिटाई हो जाती है। मैं इतना बदला नहीं हूँ। हाँ, मैं स्कूल में बहुत नॉटी था, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि मेरा ना डेविल्स स्माइल है, कि ऐसा शैतानी स्माइल है कि जब मैं स्माइल कर देता था तो उसके बाद मुझे माफ़ी ज़रूर मिल जाती थी। मुझे ये भी याद है, मैंने स्कूल के अंदर, अभी मैं बता देता हूँ, हमने केमिस्ट्री लैब में कुछ चीज़ें फाड़ दी थी। फिर मैं, जब मेरी टीचर मुझे पकड़ती थी तो मैं रो पड़ता था उनके सामने, और मैं कहता था कि मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और आप ही मेरी माँ जैसी हैं। तो मिस सचदेवा थी, देख रही होंगी प्रोग्राम, और मैं रोता हुआ जाता था, और मुझे एक्टिंग में से आंसू निकालना आता है, तो मैं रोता हुआ जाता था। फिर वो मुझे कहती, कोई बात नहीं बेटा, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स गंदे आए हैं, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। फिर मैं घूमता था और मैं हंसता था, और वो पीछे समझती थी मैं बहुत तेज़ तेज़ रो रहा हूँ, और मैं फिर अपने वो डेस्क खोल के सिर लगा के नीचे सो जाता था उसके अंदर, और कहते, तुम बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मी डैडी ऐसे हैं। तो मैंने अपने माँ बाप का नाम तक खराब कर दिया था वहाँ पर कि मेरे को मारना पीटे। मैं बहुत नॉटी था। दीवार पर बैठ जाते थे पैर लटका के, और जो लड़कियां गुजरती थी उनको फ्लाइंग किस देते थे। उसी का तो मैंने पूरा प्रोफेशन भी बना लिया। यही करता रहता हूँ बस, ऐसा करके मैं। तो हाँ, मैं कहता था। और एक बार थी, मेरे फादर थे, तो एक लेडी जो बेचारी, मतलब लड़की, मतलब about 16-17 साल की होंगी, मैं 5 साल का था, मैं स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ था, तो वो घर आई और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि ये जो है आपका लड़का दीवार पे खड़ा होके सीटी बजाता है, ताली बजाता है, और मुझे हाय स्वीट हार्ट या कुछ बोलता है ऐसा करके, हेलो स्वीट हार्ट। तो मेरे डैड ने कहा ये 5 साल का बच्चा है, इनको ये गलत है। जो हमारा नेबर हैं टेक्सन्स वाले, जिनकी बहुत बड़ी किताबों की दुकान है, वो सुभाष होगा, बड़ा लड़का उनका, जवान, वो बदतमीजी करता होगा। तो मेरे डैड बड़े आराम से बैठे कि बेटी बैठो, मेरे बेटे को देखो। तो वो समझे 5 साल का बच्चा आएगा तो कहेंगे अरे ये तो गलती हो गई अंकल मुझसे। मैं भागता हुआ आया, जैसे ही मैंने उसको हाय स्वीट हार्ट। ये सवाल मैं, ये इल्ज़ाम मैं अपने सर पे लेता हूँ और प्राइड से लेता हूँ, मेरे से गलती है। लेकिन 25 साल मुंबई में बिताने के बाद उतने ही शरारती हैं? हाँ, लड़कियों को किस करके मैं मामले में तो हूँ, मैं उतना ही शरारती हूँ। और कभी कभार, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि पापा यू कांट बी लाइक दिस, अब आपकी उम्र हो गई है, आप बड़े हो चुके हो, आपको ऐसा नॉटी बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ तुम्हारी उम्र हो गई होगी, तुम्हारे बाप की नहीं हुई है। तो मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मैं अभी भी नॉटी हूँ। और क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा हार्मफुल नहीं हूँ, मैं किसी को तंग करने या बदतमीज़ी के हिसाब से नहीं करता हूँ। कभी कभार हो जाती और कभी कभार गलती होती है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, बट मैं अभी भी उतना ही नॉटी हूँ। और अब उस वक्त भी खुमार था एक्टर बनने का। आपके दोस्तों ने बताया कि जब बाल कटाने जाते थे तो कहते थे अमिताभ बच्चन कट दे दो या धर्मेंद्र कट। हाँ, गोल मार्केट के अंदर मेरे को हमेशा, स्कूल में मैं जाता था, कोलंबस बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था, लंबे होते थे बाल, तो प्रिंसिपल वहीं से असेंबली से भेज देते थे, वो तो आयरिश ब्रदर्स थे सबके सब, तो बहुत डांटते थे। तो वो गोल मार्केट में जाते थे, सुबह सुबह होता था वो ऐसे ना, उसकी आँख के अंदर वो, अभी उसकी नींद के वो निकले भी नहीं होते,
और वो सुबह सुबह धर्मेंद्र हेयर कट कि अमिताभ बच्चन हेयर कट। तो हर हफ्ते जाता था मैं, तो एक बार धर्म जी का लेता था, एक बार अमित जी का हेयर कट लेता था, और हमेशा मेरे वहीं बाल कटते थे, और बहुत ख़राब बाल काटते थे वो लोग, बहुत ही ख़राब बाल काटते थे। तो एक्टिंग का भूत बचपन से था या जवान होते होते आया? नहीं, मैं एक्चुअली स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने देश को किसी तरह से रिप्रेजेंट करूं, हॉकी के अंदर या क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर। मेरा बहुत शौक था कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं। तो मैं ज़िंदगी भर और मैं फील्ड हॉकी में अच्छा था, इन गेम से मुझे लगता था मैं उसमें अच्छा था, और मेरा बहुत था कि मैं इंडियन हॉकी टीम के अंदर प्लेयर बन जाऊँ। और फिर मुझे बहुत तेज़ चोट लग गई, तो मेरी पीठ में बहुत तकलीफ हो गई, तो मेरे को फिर हॉकी खेली नहीं जाती थी कोई झुक के ऐसे, तो मुझे छोड़नी पड़ी सारी स्पोर्ट्स। और उस वक्त मेरे को कुछ और करने को नहीं था शाम को, तो मेरे फादर मदर ने कहा यार तुम प्ले चल रहा है एक लेडी श्री राम कॉलेज में, उसमें 80 लड़कियां थी, 10 लड़कों का रोल था। तो उन्होंने कहा, इसलिए नहीं गया मैं क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ थी, क्योंकि और कुछ करने को नहीं था शाम को, तो मैं बैरी जॉन वहाँ पे टीच कर रहे थे। तो मैं उस थिएटर में जाके, क्योंकि मैं बड़ा दुखी था कि मेरा स्पोर्टिंग करियर ख़त्म हो गया, तो मैंने शुरुआत की। तो फिर ऐसे करते करते टेलीविज़न आ गया, फिर टीवी की जब शुरुआत हुई तो उसमें एक रोल मिल गया फौजी में, फिर ऐसे करते करते फिल्में मिल गई। और मैं जेन्युइनली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों का एक्टर बनूंगा। मैं जब मुंबई भी गया तो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे थिएटर के, बैरी जॉन, और सब उन्होंने कहा कितने दिन के लिए? मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ यार, उसके बाद निकाल देंगे मुझसे, मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो गई है, थोड़ा सा दुख है, जाके आ जाऊँगा वहाँ से। अभी भी 25 साल हो गए, ये पूछते हैं कब आ रहा है तू यार, वापस ही नहीं आया तू अभी। तो आधे लोग मुझे वहाँ से भेजना चाहते हैं, आधे लोग मुझे यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब वापस आऊँगा मैं, बट मुझे ऐसा भूत नहीं था कि फिल्मों में किसी जाऊँगा। टीचर ने समझाया था आपको कि मुंबई मत जाना, एक्टर बनने की कोशिश मत करना? मतलब मेरे को ना सिर्फ जितने भी लोग मिले थे, मैं नाम शायद ना लूँ उनका, हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बहुत अगली हो और तुम्हारी शक्ल जो है बहुत ही अच्छी नहीं है, तो तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम सॉफ्ट नहीं हो। और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला, तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, और मैं बता सकता हूँ, वो दोस्त हैं मंसूर खान साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया फिल्म के लिए, उन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई थी क़यामत से क़यामत तक, तो मुझे जोश भी की मेरे साथ। तो पहले दिन जब मिले ना, तो उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। तो मैं, जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। तो मैं यार बड़ा दुख हो गया, इसलिए मैंने विलन वगैरह के रोल कर लिया। मैंने कहा जो मिल रहा है वो कर लो, लोग समझते मैं कोई समझदार था, मैंने उसलिए चक्कर में कर लिए, बट काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था। लेकिन दिल्ली वाले ये भी बताते हैं कि माँ का बहुत भरोसा था, उन्होंने कहा अगर शाहरुख ने कहा है वो जाके कुछ करेगा मुंबई में तो ज़रूर कर पाएगा। वो तो हर माँ का होता है। मेरी माँ समझती थी, हाँ मेरी मतलब सिवाय मेरी माँ के कोई नहीं मानता था कि मैं एक्टर बनूंगा, और वो हमेशा बोलती थी, ऐसा नहीं कि मैं हूँ वो, लेकिन मेरा जो लड़का है ना, और वो हैदराबादी में बात करती थी, इन्हों ना बिल्कुल दिलीप कुमार है, मैं कहती हूँ ये दिलीप कुमार बनेंगे बड़े होके। और बाकी जितने लोग थे वो कहते थे कोई कुमार नहीं बनेगा, कोई दिलीप नहीं बनेगा, इसको मत जाने दो, ऐसे माँ के कहने से क्या होता है। लेकिन और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख ही ये है कि मेरी माँ ने ना मेरा टीवी का कोई शो देखा, ना मेरी कोई फिल्म कोई देखी, तो उससे पहले वो चल बसी। सो मेरी पहली बात ये ज़िंदगी की है कि मैं इतना बड़ा, लोग समझते हैं मैं एम्बिशियस हूँ और मैं जो है बड़ा हर चीज़ पाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दिल में बात यह है मैं इतना बड़ा सितारा बन जाऊँ कि मेरी माँ जो है वो हेवन से मुझको देख सके। तो मेरी लाइफ का ड्रीम है। दिल्ली वाले ये भी बताते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपकी ग्रूमिंग हुई, वहाँ बड़े बड़े एक्टर्स की गोद में बैठ के आपने सीखा। हाँ, मेरे फादर जो थे, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे। तो मेरी बहन मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थी, वो 3:30 बजे ख़त्म होता था, कोलंबस 1 बजे, तो मैं आके वहाँ कैंटीन में बैठता था। तो राज बब्बर साहब, अजीत वछानी जी, रोहिणी हतनगड़ी जी, सुरेखा सीकरी जी, मनोहर सिंह जी, सब जितने भी, अलकाजी साहब, जितने भी डॉयंस हैं, राजेश विवेक जी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था, उन सब की। और सारे बड़े बड़े प्लेस मैंने पुराने किले में देखे, जो इंडिया के आई थिंक सबसे अच्छे प्लेस थे। तुगलक, रज़िया सुल्ताना, सूरज का 7वां घोड़ा, बहुत खूबसूरत। आई थिंक उन्हीं की गोदों में बैठ के मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, बट मैं सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठा रहता था और मुझे आज तक वो प्लेस के डायलॉग्स याद है, राज बब्बर साहब के, अजीत वछानी जी के। ये दुरुस्त है कि मैं गुलाम हूँ मिट्टी सा सिया जिसे कदमों के नीचे रोन दिया गया हो, लेकिन हमें ये एक ही रुतबा देता है, खुदा की नज़र में हम एक हैं, खुदा और खून और रंग से नहीं अमल से परखता है, रज़िया सुल्ताना, ऐसा सब मुझे सब याद है। और मैं 8-9 साल का था और सारा दिन बैठ के मैंने एक्टर्स को देखता रहता था। तो जेन्युइनली कहीं ना कहीं पर मैं ऐसा राज बब्बर साहब को बब्बर शेर अंकल बोलता था। तो मेरा उनके साथ कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं है, मेरी दोस्ती उनकी बचपन से है, गोद में घूमता था मैं उनकी। एंड वो हमेशा मुझे बोलते थे कि यार जब यूँ तुम्हारी अपब्रिंगिंग हुई है ना कहीं वो जज्ब आ गया एनएसडी में जो लोग थे। और इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आप लोग कई यंग हैं,
बट ये शायद हमारे देश के सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से हैं। फिल्मों में शायद नहीं है, लेकिन थिएटर में है, तो मुझको वो बहुत ही लकी चांस मिला कि तो मेरे इनमें father- से वो कौन था जिसने ये शरारतें करना सिखाया? ये राज बब्बर साहब। मैं बता सकता हूँ, अभी वो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं बताता हूँ। तब हम उस प्ले में किसिंग सीन था, वो बड़ा रियल लाइफ प्लेस हुआ करते थे, तो आई थिंक रोहिणी जी के साथ उनका किसिंग सीन था। तो मैंने एक दिन उनसे बोला, अंकल अंकल आप सच में किस करते हो इनको? तो कहते बेटा जाके आंटी से पूछ लो, वो बताएंगी तुमको। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे बदमाशी सिखाई, लेकिन बहुत प्यार किया मुझको राजा के साथ। सुभाष घई ने मुझे एक दिन बताया कि शाहरुख खान जब मुझे मिलने आते हैं तो मैं अपने को प्रिपेयर करता हूं कि आज मैं इनसे बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। लेकिन जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि बेवकूफ़ बना के चले गए। सुभाष जी और मेरी ये गेम है कि सुभाष जी मुझको जैसे ही मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो मुझे बोलते हैं यार मैं चाहता हूँ बताओ आज वेदर बहुत अच्छा है, तो तुम उसकी तारीफ़ करो कि आज वेदर बहुत अच्छा है। तो मैं बताता हूँ कि आज सुहाना मौसम है, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है। कहता अच्छा अब ये बताओ कि वेदर बहुत ख़राब है, क्योंकि तुम किसी को भी किसी की बात में भी कन्विंस कर सकते हो। तो हमारा वो गेम सुभाष जी और मेरा हमेशा चलता रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं दोगला हूँ या झूठा हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ। मैं दोनों चीज़ों के, मैं दोनों रूप जानता हूँ सच्चाई के, और दोनों रूप पेश कर सकता हूँ। और आज भी मैंने सुना कि ये शरारत मन में आते कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, चाहे वो टीवी पर ही ज़्यादा बकबक कर रहा है, तो आप सोचते हो इसको जाकर चूटी काट लूँ? नहीं, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल सॉरी आप नहीं मगर टीवी पे बहुत सारे लोग बहुत सारा बोलते हैं। मतलब चींटी काटने ही नहीं, ऐसा कान वान काटने को भी दिल करता है उनका कि यार सुबह सुबह लगाओ ऐसा न्यूज़, इतने लोग बात कर रहे होते हैं। मैं अभी कहीं प्रोग्राम में बता रहा था कि यार इतना आवाज़ होती है, ऐसा लगता है रैप म्यूज़िक चल रहा है, और कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है और किससे बोल रहा है समझ नहीं आता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर मिलते होंगे, एक बार सबसे बोलें कि यार एक एक करके बात करो, एक एक करके, सब साथ में मत बोलो। बोले तो तब जब वो हमारी बात सुनने को तैयार हो। एक्चुअली हाँ, ये बात भी है। वो बोलना बंद करेंगे तो हम कुछ कहेंगे। मतलब लोग सवाल ही पूछते हैं, जवाब सुनते नहीं है। सभी बोल रहे ये क्यों क्या, ये क्यों क्या, ये क्यों क्या, ये क्यों क्या, ये क्यों क्या। एक्चुअली आजकल इंटरव्यू देना बहुत आसान है, चुपचाप से बैठे रहो, जो इंटरव्यू कर रहा है वही बोलता रहेगा और वही घर चला जाएगा बोल बोल के। लेकिन आपकी अदालत में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नहीं, आपकी नहीं, अदालत बिल्कुल में नहीं, आपको सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। सफाई देनी पड़ेगी, बहुत मैं सारे सब इल्जाम मेरे सफाई पास दूंगा। में हैं। शौक क्या क्या हैं आपके? योगा करता हूँ, हर रोज़ 2 मील भागने के लिए जाता हूँ, फिर उसके बाद पाठ पूजा नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद मैं उसमें बैठा हूँ, क्या कहते हैं वो जो जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें होती वहाँ जाके सत्संग जाते हैं। सत्संग जाता हूँ, बातें सुनता हूँ। नहीं अब मेरे कोई शौक़ नहीं है। अब मेरे शौक़, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कोई और शौक़ नहीं है। मुझे ना कुछ करने, पहले मुझे बहुत शौक़ था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, फिल्में देखने का बहुत शौक़ था, लेकिन अब मेरे सारे शौक़ जो हैं वो तीनों बच्चों में घुस गए हैं, और तीनों बच्चों की अलग अलग उम्र है, एक 18, एक 16, एक 3 है, तो उनके अलग अलग शौक़ हैं। तो मैं अपने सारे, अगर मुझे खिलौने से खेलने का शौक़ है तो अब्राम के साथ बैठ जाता हूँ, मुझे लड़कियों की चीज़ें देखने का या उनके प्रोग्राम देखने का शौक़ है या मेकअप का शौक़ है तो बेटी के साथ बैठ जाता हूँ, तफरी और बदमाशी करने का जब शौक़ आता है तो बेटे के साथ घूमना शुरू कर देता हूँ। तो मेरे कोई भी शौक़ नहीं है फिल्म बनाना और बच्चों के साथ टाइम बिताना। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आपने फ़ैन बनाने का डिसाइड किया तो क्या आपको ये नहीं लगा कि आपकी फ़ैन एक लड़की होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक आपके ग्रेटेस्ट फैंस जो है वो लड़कियां ही हैं। हाँ, बात तो सही है। नहीं, मगर उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जो हमने फिल्म सोची थी उसमें फिल्म सितारा मैं था और वही उसका फ़ैन भी होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की, लड़कियों का मैंने स्कर्ट वगैरह पहना, मैंने विग भी लगाया, मगर मैं इतना बेहुदा और ख़राब लगा कि मैं चुड़ैल लगने लग गया। तो इसलिए मैंने बिल्कुल, मैं लड़की भी बन जाऊं तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगली फिल्म के अंदर अगर चांस ऐसा हुआ, इसका अगर ये फिल्म चली तो इसका पार्ट 2 के अंदर 100% फ़ैन, मेरा भी यही मानना है कि फ़ैन तो लड़के ही होनी चाहिए, क्या बेकार का लड़का घूम रहा है वहाँ पे आर्यन करना करके। सो नेक्स्ट फिल्म के अंदर और हर फिल्म के अंदर लड़की ही फ़ैन होगी। एक्चुअली सब बोलते हैं ये बात। लेकिन कुछ फैन ऐसे भी होते हैं जो आपके घर में घुस आते हैं रात में। बहुत सारे ऐसे फ़ैन हैं। एक मैं आपको बताऊंगा कि सर, जैसा आप मानेंगे नहीं, मैं शॉक हो गया था उनसे। वो हमारा इंटरव्यू था या बर्थडे था, तो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आए थे, सब बैठे हुए थे, तो उनके साथ वो कहीं सुमड़ी में घुस गए, मुंबई में सुमड़ी बोलते हैं, ऐसे चुपचाप से घुस गए
और फिर उन्होंने कपड़े उतारे, मर्द थे, कपड़े उतारे और फिर हमारे स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, नहाए, पूरा एक लेंथ किया उन्होंने। फिर वापस गए, एक तौलिया भी लेकर आए थे, सब साफ वाफ किया, कपड़े पहने। तो तब सिक्योरिटी ने उनको रोक लिया कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं नहाने आया था उस पानी के अंदर जिसमें शाहरुख खान नहाता है। हाँ, तो मैं नहा लिया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनको भी मजाकिया लगा, लेकिन सीरियसली पकड़ा हुआ भी था सिक्योरिटी ने। फिर ऐसा फ़ोन आया ऊपर कि सर वो हैं, तो मैं कहा मैं मिलने आता हूँ यार, ये तो बड़ा अजीब सा फ़ैन है। कहना मिलना नहीं है मुझे, ज़्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। मैं सिर्फ पानी में नहाने आया था और नहा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता मैं। और वो चले गए। तो शाहरुख, हमारी शुभकामनाएं हैं फैन के लिए और आपके फैंस का नंबर बढ़ता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेन करें। लेकिन जो मेरे इल्ज़ामात हैं उसका सिलसिला भी जारी रहेगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार शाहरुख खान। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये एरोगेंट हैं। ये आज की बात नहीं शाहरुख, आपने जिक्र किया 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे, तो मुझे ध्यान है उस समय ऑडियंस में किसी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। तो आपने कहा था कि वो ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेटेस्ट से थोड़ा बेहतर हूं। वो रिकॉर्डिंग अभी है आपके पास? बिल्कुल। नहीं तो मैं डिनाई कर देता। मैं बचपना था, बेवकूफ़, बचपन में तो ऐसे सब बातें करते ही है ना, तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा जज साहब, ऐसे नहीं कहा था मैंने। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत और मैं सबको बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखना। और उस जवानी उम्र के अंदर तो ऐसा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता ही है और आदमी गलती करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना। अब मुझे मालूम है कि मैं कितना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। तब मुझे थोड़ी आती थी एक्टिंग, जितना कम आता है सामान तो लगता है कि बहुत सारा आता है। अब मैं 25 साल के बाद मुझे समझ में आया, मुझे बड़े एक्टर्स की शायद अहमियत ही नहीं समझती क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं था। तो मैंने अगर वो कहा भी तो शायद मैंने लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कहा। आपने ये भी कहा कि जब मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम करता हूं तो मैं अपनी शर्तों पर काम करता हूं, मैं उनसे कह देता हूं ये खटिया सरकाए लो, मुझसे नहीं होगा। वो तो ठीक है ना, मतलब मेरा मतलब ये है कि खटिया सरकाने की क्या जरूरत है, साथ में ही लेट जाते हैं खटिया पे। नहीं, मुझसे बहुत सारे काम हैं, मैं बहुत प्यार से काम करता हूँ। अभी भी मेरी कंडीशंस हैं, मैं जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको ये बोलता हूँ यार मुझे प्यार से पेश आना, मुझे डांटना नहीं, वक्त पर मत बुलाना और एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करना। तो वो एरोगेंस नहीं है, वो मेरा लड़कपन है। और 50 साल की उम्र में भी मैं बड़ा लड़कू हूँ, मतलब लड़कपन वाला हूँ। अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? अब तो दुनिया मानती है। अब मैं ये मेरा, मैं क्लियर बदले नहीं है। हाँ नहीं, मैं 22 साल पहले एरोगेंट था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये मेरा ये मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं सचमुच नहीं कह रहा हूँ। अब मगर जो सच है वो सच है। 22 साल पहले मैं खूबसूरत था, मैं इंटेलिजेंट था, एरोगेंट था और अभी भी मैं वैसा का वैसा नहीं। और देखिए, दिल्ली वाला हूँ, इतना तो बोल सकते हैं। क्या है यार, दिल्ली वाले तो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ आप ह्यूमर में नहीं कह रहे हैं। देखिए मेरे पास में ये इंटरव्यू है आपका, ये जनवरी 2016 की ये मैगजीन है। आपने इसमें कहा कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लोग ये बात नहीं समझते कि मैं दुनिया का सेकंड रिचेस्ट एक्टर हूं, दुनिया का। हाँ, ये मैंने दुख से बोला था। मैंने कंप्लेन किया था, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था। लोग समझ नहीं रहे मैं सेकंड हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख था मुझे। और सच्ची बात यह है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जब ये न्यूज़ आई थी तो मेरी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर हम बना रहे थे और हम क्लाइमैक्स का सेट लगा रहे थे और मैं खार डांडा एक जगह है मुंबई में हमारे ऑफिस की तरफ, तो मैं गाड़ी में वहाँ जा रहा था और मेरे प्रोड्यूसर करीम का फ़ोन आया कि शाहरुख सेट लगाने के पैसे नहीं हैं।
तो मैंने कहा यार कुछ पता करो, कोई शादी वादी फंक्शन हो रहा हो, जाके नाच लेता हूँ, पैसा सेट लगाने के पैसे नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सेट था वो, हैप्पी न्यू ईयर का क्लाइमैक्स का, पूरा दुबई का सेट लगाया था हमने। तो मैंने कहा पैसे नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, 12 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो मैंने कहा हाँ यार कुछ हो, कोई फंक्शन हो, कोई हो, एक अवार्ड फंक्शन हो, बोलो मैं डांस वांस करके कमा लेते हैं हम। तो हम उस होड़ में लग गए। उस होड़ में था तो मैंने ट्विटर पे पढ़ा इस होड़ के अंदर कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि शाहरुख खान इज द सेकंड रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। तो मैं लानत है यार इसके ऊपर, यहाँ पे सेट लगाने को पैसे नहीं और इंटरव्यू में ये आ रहा है। तो मेरे को बहुत अजीब और आयरॉनिक लगा था। अच्छा, ये आपने सीरियसली निकाली। इसमें ये भी आपने कहा कि वो लोग ये नहीं समझते कि मैं सेकंड ऐसा आदमी हूँ वर्ल्ड में जो अपनी एक्टिंग से कोई पैसा नहीं कमाता। मैं एक्चुअली नहीं कमाता हूँ, मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ। और आजकल तो जैसे लोग समझते हैं मेरी एक्टिंग, वैसे कोई पैसे नहीं देता मुझे एक्टिंग के, बट जेन्युइनली मैं नहीं लेता हूँ। मैं एंडोर्समेंट्स के लेता हूँ, मैं लाइव शोज़ के लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। लेकिन फिल्मों में मैं हमेशा सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता हूँ आप फिल्म में लगा दो पैसा, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, मैं ये आप किसी भी प्रोड्यूसर कभी यहाँ आपकी अदालत में आए जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो आपको कहेंगे शाहरुख कभी भी पैसा नहीं मांगता, कहता फिल्म में लगा दो, बच जाए, अगर कमा लो तो दे देना, वरना मत देना। और ये सच बता रहा हूँ मैंने पिछले 15-20 साल में किसी से ये नहीं बोला मुझे फिल्म का पैसा चाहिए। लेकिन मैं दूसरे काम इतने करता हूँ और उनसे कमाता हूँ और उनसे खाता हूँ। बड़े मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अच्छी फिल्में की हैं, बुरी फिल्में की हैं, लेकिन मुझको जेन्युइनली ऐसा लगता है मेरे लिए फिल्म बनाना एक पूजा है, मेरे लिए पार्टी है वो। तो मैं बहुत उसी तरह से, मैं धंधे की तरह फिल्मों में काम करता ही नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैं बिजनेस की तरह करता हूँ, लेकिन मैं फिल्मों में काम जेन्युइनली पैसे नहीं लेकर करता। पब्लिक तो यही समझती है हाँ कि शाहरुख खान जो करते हैं पैसे के लिए करते हैं। बहुत कि ये प्राइस होगा, वो होगा। मैं खुद सुनकर, आप किसी भी प्रोड्यूसर, मैं तो बोल के चला भी जाऊँ झूठ, आप मुझे हैंग भी कर दो, लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं हमेशा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता हूँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप फिल्म में डाल दीजिएगा। और मेरे को जेन्युइनली ये मेरी क्या कहते हैं उसको, दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट थिंग दैट आई कैन डू टू एक्ट इन फिल्म्स। तो मैं उससे कभी भी बिजनेस की तरह आज तक एक्टर की तरह नहीं किया मैंने ऐसा। क्योंकि मैंने सुना कुछ एक्टर तन के लिए करते हैं, कुछ मन के लिए, कुछ धन के लिए। तो शाहरुख धन वाले में है या फन वाले में है? मैं तो यार तन मन धन, फिल्मों के लिए गाना है मेरा, तन मन धन सब है तेरा। ये मैं किसी लड़की के लिए नहीं गा रहा हूँ, फिल्मों के लिए। बिन तेरे क्या है मेरा, सचमुच रात दिन तेरे गुन गाता रहूं, ये मैं फिल्मों के लिए करता हूँ। मैं तन से, मन से, धन से, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं एक दिन फ़कीर बन जाऊँगा। सच बता रहा हूँ, मैं सारा दिन मैं फिल्में बनाता हूँ और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा होप ये है कि मैं जो भी फिल्म बनाऊँ बहुत ज़्यादा लोग देखकर उसको खुशी महसूस करें, कमाई के लिए नहीं। और एक दिन हिंदुस्तान में एक ऐसी फिल्म बनाऊँ, मैं बड़ा इस मामले में नेशनलिस्ट हूँ, कि ऐसी फिल्म बनाऊँ कि दुनिया देखकर कहेगा यार इंडिया के अंदर बेस्ट फिल्में बनती है। तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, दैट्स माय ड्रीम। लेकिन अगर आप फिल्मों से पैसे नहीं कमाते तो फिर कहाँ से कमाते हैं? नाचता गाता रहता हूँ, मैं जाता हूँ पार्टीज़ में डांस करता हूँ और प्राइड से करता हूँ, शोज़ में करता हूँ। और माशाल्लाह वहाँ बनी बहुत बड़ी अच्छी मार्केट है मेरी, लाइव शोज़ में बहुत मार्केट चल रही है मेरी आजकल, बहुत मस्त एकदम चल रहा है। मैं एंडोर्समेंट्स करता हूँ इतनी, आई थिंक मैं 20-21 एंडोर्समेंट्स करता हूँ। और मैं बहुत डंके की चोट से ये बोलता हूँ, और सब जवान लोगों को मैं ये सच बताऊँगा कि पैसा कमाने में, अच्छा घर खरीदने में, अच्छी गाड़ी होने में, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखने में कोई भी बुरी बात नहीं है। लोग आपको बोलें कि मटेरियल चीज़ मत करो, आप जो है मतलब हिमालय चले जाओ और पैसे में कुछ नहीं है, बट है आप अच्छे पहले बच्चों को पढ़ाई दें, उनको अच्छा घर दें, और उसके बाद जो भी करना है, जो दिल जो लगता है, ऐसा मुझे फिल्मों में लगता है, उसको दिल खोल कर बनाएं। तो मैं जेन्युइनली, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मैं अच्छा कमाता हूँ और इन चीज़ों से कमाता हूँ और एकदम खुल के और खुशी से कमाता हूँ। आप वाइफ और बच्चों की बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान है वो जो 22 साल पहले आपकी अदालत में आए थे, तो मैंने आपसे पूछा था कि जब आप सेट पर होते हैं तो हर 5 मिनट में अपनी वाइफ को, गौरी को फ़ोन करते हैं, तो अभी भी करते हैं या नहीं? अब तो अब मेरी आदत इतनी बुरी हो गई, हर 5 मिनट वो फ़ोन करके पूछती हैं कहाँ हूँ मैं। वो तो आपको भी आता होगा, मुझे ही नहीं सिर्फ। तो जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपका इस मूवी में सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है? फैन फिल्म में आई थिंक सबसे एज एक एक्टर के तौर पे इसमें एक डबल रोल का सीन है, जब फिल्म स्टार अपने फ़ैन से मिलता है, तकरीबन इंटरवल के करीब है। वो बहुत मुश्किल था, 8 दिन या 9 दिन
20-20 घंटे काम करके और 2.5 मिनट का सीन है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हर चीज़, एक्टिंग भी मैंने ठीक ठाक कर ली है, उसकी शूटिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है, कई लोग, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, बोलते भी हैं, मुझे भी समझ आती है। सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि इस फिल्म ने मुझे शाहरुख खान ना होना सिखाया, कि मैं उसकी तरह हर एक्टिंग ना करूं, अलग किस्म से करूं। तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए फिल्म में ये है। थैंक यू दीदी। ये भी सही है कि ये रोल ऐसा है जो आपको अवार्ड दिलवा सकता है? इस बार अवार्ड नहीं दिया तो छीन लूंगा। मतलब मैं बहुत लड़ाई कर लूंगा मैं। मतलब या तो छीन लूंगा या रोना शुरू कर दूंगा कि मैं रो रहा हूं मैं। और जिसको भी देंगे ना, जहां पर भी देंगे, मैं बाहर खड़ा रहूंगा और लेके ऐसा करके भाग जाऊंगा वहां से। लेकिन 22 साल पहले मुझे याद है आपकी अदालत आपने कहा था कि आप खालिद मोहब्बत के पास गए थे जेब में पैसे डाल के कि भाई खरीदना है मुझे अवार्ड। हाँ, मुझको ऐसा लोगों ने बोला था कि ये लोग पैसे लेते हैं, ये करते हैं, और वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। मैंने काफ़ी बेवकूफ़ियाँ की उन महीनों में, 6-7 महीने में। तो मैं वहाँ पहुँच गया, मैं कहा यार ये अवार्ड मेरा होना चाहिए। आई थिंक बाजीगर फिल्म थी, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी मैंने, हार कर जीतने वाले को बाजीगर का। और मैं बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पहुँच गया। मैं कहा मैंने सुना यार तुम लोग जो है पैसे लेके अवार्ड देते हो, तो मेरे पास ही 250-300 रुपया ही है, तुम यही ले लो, बाकी हम किस्तों में करते रहेंगे। तो मुझे याद है वो ऐसे बेचारा शर्मा गए थे, बड़े शरीफ से आदमी थे वो, कि शाहरुख नो दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता, ये नहीं। और मुझे पब्लिकली बोल रहा था मैं, और फिर मैंने स्टेज पर भी जाकर बोला और मैंने माफ़ी भी मांगी थी कि मैंने ऐसी हमाकत की थी, गलती की थी, और ऐसा नहीं है। क्योंकि अब मुझे मिल गया तो मुझे लगा ऐसे लोग ना समझे मैंने पैसा दिया हुआ है, तो मैं क्लियर कर दूँ यार। सर माय क्वेश्चन इज, सर आपने कहा था कि जो आपकी सक्सेस है उसमें आपकी मदर का काफ़ी क्रेडिट आप उनको देते, क्योंकि आपकी मम्मी, आपने कहा था कि आपकी मम्मी ने भगवान का कान पकड़ रखा है और बोल रखा है कि आपको सक्सेसफुल बनाना है। सर आफ्टर 25 ईयर्स सर आप सर बहुत सक्सेसफुल हैं, यू आर द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, यू हैव एवरीथिंग सर। बट सेकंड सर मेरे लिए फर्स्ट हो अच्छा, सर, आप ठीक, फर्स्ट हो सर। तो आप जब अभी भी प्रोजेक्ट्स या लेते हैं, कुछ काम करते हैं, आपको अभी भी लगता है नो आई स्टिल हैव टू अचीव समथिंग, समथिंग इज लेफ्ट? एब्सोल्युटली। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसे बीते कि अपने जो हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो चल बसें। लेकिन ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि ऐसा होता ही है और ऐसा सबके साथ होगा। मेरे साथ एक जल्दी उम्र में हो गया था, तो मेरा बिलीफ ये है कि यार चलो अगर मुझसे माँ बाप छिन गए और उनके प्राण पखेरु हो गए और उनको जाना ही था, तो कहीं ना कहीं पर एक अच्छा बात ये होगी कि वो जो है भगवान खुदा के पास बैठे हुए हैं कि अब हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो ज़रा सेटिंग ठीक रहनी चाहिए, इसका गलत नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये सचमुच बिलीफ है। मैं आज भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने बच्चों के साथ मैं अपनी छत पर जाता हूँ, और मुझे बिलीफ है कि 2 सितारे मेरे माँ बाप हैं। मैं जाके उनके सामने उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, और अपने बच्चों को भी मैंने बताया हुआ है ये जो हैं ये तुम्हारे दादा दादी हैं, तो इनको हलो क्या करो। वो थोड़ा समझते हैं मैं बेवकूफ़ इस मामले में, लेकिन वो बेचारे प्रे करके आते हैं। और आज भी जब मैं काम करता हूँ तो मुझे सिर्फ यही है कि जितने लोग मेरी फिल्म देखें उनको खुशी हो, क्योंकि सचमुच जो मुझे मिला है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसका हकदार हूँ। और उस हक को पाने की कोशिश में मैं ज़िंदगी भर काम करता रहूँगा कि एक दिन मुझे लगे मैंने इतना अच्छा काम किया कि आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, उसका हक जो है वो सही में मायने में मेरा बनता है। दैट्स द ओनली रीज़न आई वर्क। शाहरुख, हमारी दुआ है माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, वो लोग जहाँ भी हैं देखते रहें, आपको ताकत देते रहें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं, हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं शाहरुख खान से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये अबनॉर्मल हैं। देखिए, जो भी एक्टर आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो अपना करियर शुरू करते हैं लव स्टोरी से। आपने अपना जो करियर शुरू किया पहली फिल्म में हीरोइन को छत से उठा के नीचे फेंक दिया। वो मैं करना नहीं चाह रहा था, मैं सचमुच ऐसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत तंग किया मुझको। और मैं जब कोई लड़की मानती नहीं ऐसा करना, मैं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ उनको। मतलब जेन्युइनली उनको मैंने नहीं फेंका था, फेंका नीचे जाके पकड़ के घर ले आया था मैं उनको। बट मेरे को ना मौका, मैं जैसा आपको बताया सर कि जब मुझको रोल मिले, वो सारे रोल जो थे दूसरे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए थे। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने उस फिल्म में रोल नहीं किया था, और यश जी भी जब हम डर कर रहे थे तो सब एक्टर्स ने ना कह दिया था। तो मैंने आपको बताया कि मुझको 2-4 लोगों ने कहा था मैं कैसा लगता हूँ, तो मैं कहा यार ये हीरो वाली लाइन चले ना चले, मोहब्बत वाले रोल मिले ना मिले, ये करके जो मैं अपना करियर बना लेता हूँ।
और क्योंकि मैं थिएटर से था, मैं सच बात बताना चाहता हूँ सबको, क्योंकि मैं स्टेज से था तो, और क्योंकि मुंबई से नहीं था, मेरी अपब्रिंगिंग जो थी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं थी, तो दो चीज़ें हुई। एक, मुझे ये नहीं मालूम था कि हीरो टाइप क्या होता है, कि हम लॉन्च होंगे एक नई लड़की के साथ और फिर गाने होंगे, बजाने होंगे और आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मेरे तो कोई माँ बाप था नहीं, ना कोई माई बाप था, तो मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने कहा मैं ये कर लेता हूँ। और क्योंकि मैं थिएटर से था, मुझे लगा यार एक्टिंग का रोल है, और सब लोगों ने कहा मुझे, वो फिल्म देखने के बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने कहा कि यार ये तूने गलत कर दिया, तेरा करियर ख़त्म हो गया, ये पिक्चर चलेगी नहीं। बट आई थिंक फाइनली जो जनता होती है उनको अच्छे रोल, अच्छी कहानियाँ पसंद आती हैं, और आई थिंक मेरी लक भी अच्छी थी कि उस ज़माना थोड़ा सा बदल रहा था, यंग जनरेशन 90s की आ रही थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है यार, ऐसा हीरो भी चलेगा जो एक्चुअली मोर देन जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस विद अ हीरोइन, कॉलेज में लड़की को छेड़ रहा है, कहाँ बैठी हो, यहाँ बैठ जाओ, फिर वो गरीब निकलेगा, फिर उनके माँ बाप बड़े अमीर निकलेंगे, फिर उनसे झगड़ा होगा, फिर हम जाके एक पहाड़ पे खड़े हो जाएंगे, छलांग मारने लगेंगे, फिर बाप कहेगा मत रो मत बढ़ो। तो मैं थोड़ा लकी था कि ज़माना बदल रहा था। लकी थे कि अब नॉर्मल थे? अब नॉर्मल नहीं था मैं आपको लगता है मैं अब नॉर्मल हूँ? ये जो क किरण, हाँ, वो आज भी लोगों की ज़बान पर है, और जब भी शाहरुख खान की बात करते हैं तो लोग वही सुनाते हैं। हाँ, और मुझे बड़ा अजीब लगता है, जैसा वो सुनाते हैं वैसे मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं अभी एक शो में गया था तो मिमिक कर रहे होंगे, आई लव यू, मेरी ऐसी आवाज़ है ही नहीं। मैंने ये गलत है एकदम, बता रहा हूँ मैं यार, उदय, हाँ मैं कर रहा हूँ मैं करके ऑडियंस कह रही कि ज़रा करके दिखा दीजिए। मैं करके दिखाता हूँ मैं तुमको यार, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा हूँ तुम लोग को। वो ऐसा था, आई लव यू किरण, और जो मिमिक्री करते हैं मेरी, एक तो पता नहीं अंगड़ाई क्यों नहीं लगते हैं, आई लव यू। मैंने कोई पिक्चर में ऐसी एक्टिंग नहीं की है, मैं परेशान हो जाता हूँ उससे। मैंने पता है इस चक्कर में हकलाना छोड़ दिया, वरना इतना अच्छा हकलाता था मैं। लेकिन जब शाहरुख खान की बात किसी शो में होती है, कहीं होता, तो वही अंदाज लोग दिखाते हैं। हाँ, सारी जगह पे ऐसी कॉपी करते रहते हैं। और मैं अच्छा, मैं अभी क्या है, शरीफ हो गया हूँ, मैं ज़्यादा डांटना नहीं चाहता, तो मैं बड़ी ताली बजाता हूँ, और दिल में कहता हूँ यार ये ताली के बीच में तेरा फेस आ जाए। ऐसा करके ये क्या बीच में, ऐसे मैंने कब एक्टिंग की है मेरे। अच्छा ये तो ठीक है, मेरा जो बेटा है वो भी यही एक्टिंग करके मेरे को दिखाता है वहाँ पे। मैं आता हूँ ना, कहता हाय पापा आई लव यू, मैं यार ऐसी कब एक्टिंग की मैंने यार, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो फैन में लोगों को उस पुराने फिल्मों के कुछ झलक देखने को मिलेगी? एक्चुअली बहुत सारी फिल्में, मैंने जैसे बताया, आपकी अदालत का पूरा एक सीक्वेंस है उसके अंदर, और वो राइज ऑफ द स्टार के लिए मेरा थोड़ा सा आर्काइवल, बाजीगर है, डर है, 3-4 फिल्मों का दिखाया है कि कैसे आर्यन खन्ना बन गया। बट एज अ कैरेक्टर जो गौरव है वो बहुत ही साइकोटिक नहीं है, पागल नहीं है। जैसे डर वगैरह में थोड़े पागल था वो, और एबनॉर्मल था, ये एबनॉर्मल नहीं है, ये एकदम नॉर्मल 24 साल का लड़का है, जिसको शायद ये नहीं मालूम, या लड़की हैं जिनको शायद मालूम नहीं कि हम हमारे एक्शन से सही और गलत भी हो सकता है। एक जवानी में होता है कि यार एनीथिंग मैंने कर दिया, यार कैसे करोगे, पता नहीं मैं कर दूंगा। तो आई थिंक ये एक एक्चुअली सीख भी रहेगी इस फिल्म से जवान लोगों को कि प्लीज़ आप जो भी करते हैं उसकी एनॉर्मिटी उस एक्शन की कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी बुरी भी। तो माँ बाप जब कुछ बात समझाते हैं, अगर गुस्सा भी आता है माँ बाप पे, जैसे उस उम्र में सबको आता है, थोड़ा सा सोच लिया करो, बिकॉज समटाइम्स आई थिंक दे आर राइट। तो वो गौरव बड़ा इनोसेंट सा लड़का है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं प्यार करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं है, बहुत नॉर्मल है वो। तो ये प्यार कह के बाहें फैला के 25 साल से अब रोमांस के किंग बने हुए हैं। और भी कुछ होगा, बाहें तो बहुत लोग फैलाते हैं, लेकिन मेरी तरह कोई नहीं फैलाता। बट हाँ, मेरी ये पिक्चर भी रोमांटिक है, और मैं बिल्कुल रोमांटिक हीरो नहीं बनना चाह रहा था, मेरा बिल्कुल शौक नहीं था। मैं लड़कियों से बहुत शर्माता हूँ। अभी इन्होंने मुझे बोला कि मेरे डिम्पल बहुत अच्छे हैं, मैं ब्लश करने लग जाता हूँ। मैं बहुत शर्मीला हूँ, और मुझको कभी लाइफ में ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी लड़की की नज़रों में नज़र डाल के कहूँगा कि सच कहो मुझसे, जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तुम्हारा दिल मुझे पलट कर देखने को नहीं करता, मेरे करीब आओ, और पास और पास और पास। जब मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं जिन हीरोइंस के साथ भी काम करता हूँ, ऐसा बोल के ना मैं उन्हीं के कंधे पे सिर रख के शर्मा जाता हूँ, ये डायलॉग बोल के। मैं सच, आप पूछ लीजिएगा, मैं ऐसे माधुरी के साथ और पास और पास और पास, जब सीन जरा खत्म हो गया तो मैं तो यार I'm really sorry यार, सॉरी, हाँ मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं ऐसा नहीं, तो मेरे को तो रोमांस करना आता नहीं है, वो यश जी वगैरह ने मुझे फोर्स करके करवा दिया। ये जो यश जी की आखिरी फिल्म थी
उसमें कटरीना के साथ जो किस किया था वो रोमांस नहीं था? फोर्स किया। लोग मुझे फोर्स करते हैं, जबरदस्ती कह के जो है लड़कियों के गले लगाते हैं। मैं तो कहता नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो सिर पकड़ लेता हूं कि क्या फूटी किस्मत मेरी। सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ सारा दिन गले मिलो, उनको किस करो, प्यार करो, मोहब्बत करो और फिर उसकी पेमेंट भी लो। ये भी कोई जिंदगी है? आप खुद सोचिए, आपके साथ अगर कभी ऐसा हो तो आपको कितना दुख होगा। पब्लिक में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। I'm Priya. Hi Priya, how are you? I'm fine. How are you? I'm also fine. I'm Fine. I'm a die-hard fan of yours. Just came from London just especially to meet you. Thank you very much Priya. So, can I come and hug you? लोगों के सामने नहीं करेंगे, हाँ, okay. बाद में आपसे Okay, thank क्लास में you. बैठो। सर आपका जब कॉलेज टाइम में आपका फर्स्ट क्रश कौन थी, मतलब गर्ल? मैंने जैसे बताया, मैं सचमुच, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सेग्रीगेटेड स्कूल से था, ऑल बॉयज़ स्कूल। तो मुझको ज़्यादा ऐसा नहीं कि लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। मैं स्पोर्ट्स करता था, प्लेस करता था। क्या होता है कि एक बॉय पे मतलब फर्स्ट टाइम क्रश होता है, फील होता है, मतलब आपका फर्स्ट क्रश था कौन ऐसे गर्ल? मेरा फर्स्ट लास्ट गौरी कैसे होगा। मैं 14 साल की थी, वो मैं 18 साल का था। मैं उनको पार्टी में मिला और वो पहली एक अदद ऐसी लड़की थी जिन्होंने मुझसे 3 सेकंड से ज़्यादा बात करी। तो मैं इतना इनकरेज हो गया इस बात से, मैंने वो पंजाबी में बोलते हैं एहू कुड़ी लेनी है। मैंने यही ठीक है। 22 साल पहले आपकी अदालत में आए थे तो मैंने आपसे पूछा था कि जब आप सेट पर होते हैं तो हर 5 मिनट में अपनी वाइफ को, गौरी को फ़ोन करते हैं, तो अभी भी करते हैं या नहीं? अब तो अब मेरी आदत इतनी बुरी हो गई, हर 5 बार वो फ़ोन करके पूछती हैं कहाँ हूँ मैं। वो तो आपको भी आता होगा, मुझे ही नहीं सिर्फ। तो लोग कहते हैं कि आप इस ऊंचाई पर पहुंच गए, आप इतने मुकाम पर पहुंच गए। उसके लिए मैं एक छोटा सा शेर आपके लिए कर रहा हूँ। जी। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। वाह। अभी आप यासर आपने ये शेर बोल दिया। मेरे जो डिजाइनर है वो परेशान हो जाएंगे, जूते टाइटेंस के आज। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उनको आज। थैंक यू यासर, वेरी नाइस टू सी यू। अब मुझे शाहरुख भाई एक चीज़ पूछनी है, आपके जितने भी आपने आज तक की आपने फिल्म की हैं, उसमें आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही? अगली वाली, हमेशा अगली वाली, क्योंकि वो पिछली वाली हो चुकी होती है। लेकिन सच कहूँ, इसलिए नहीं क्योंकि फ़ैन रिलीज़ हो रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत नई चीज़ है उसमें, बहुत नई तकनीक है। और मनीष शर्मा जिन्होंने बनाई है, उन्होंने मुझे बहुत नए रूप में पेश किया है। और अभी मेरे बच्चों ने फिल्म देखी परसों, और उन्होंने मुझे गले लगा के बोला कि वे वेरी प्राउड ऑफ यू पापा। सो किसी बाप के लिए अगर उसके बच्चे ये बोल दे कुछ काम देखकर, तो इट बिकम्स वेरी स्पेशल। सो मेरे लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार शाहरुख खान। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये कंट्रोवर्शियल हैं। शाहरुख, 19 फरवरी 2007 को आपने कहा कि इस मुल्क में हमें कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि इस मुल्क में हिंदू मेजॉरिटी है। उसका मतलब ये कि हम अमेजिंगली सेक्युलर हैं। उसके बाद 2 नवंबर 2015 को आपने कहा कि हमारे देश में इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस अपने पीक पर है, यहाँ सेकुलरिज्म खतरे में है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मुझसे उन्होंने पूछा था कि क्या आप यंग लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो मैंने ये कहा था कि पढ़ाई लिखाई और छोटी चीज़ें जिससे हमारे देश में तकलीफ़ पहुंचती है वो मत कीजिएगा। रीजनलिज्म, रिलीजन के लिए झगड़ा, या कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड पे कोई बातें, और 100% इन बातों से इंटॉलरेंस बढ़ेगा। क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, और हमारा देश जो है उसके बावजूद आगे बढ़ता है। सो वो यंग लोगों को एडवाइस थी। आई डोंट नो वो कब कहाँ पे घूम फिर के ऐसा बन गया। आई थिंक वो टिकर पे चल रहा था, मैं कल भी था, मैंने उनसे भी बोला कि यार ऐसा कैसा हो गया ये, क्योंकि मेरे दिमाग में एंड जैसा मैंने 2007 में बोला
कि इतना खूबसूरत देश है हमारा, जहाँ पे हम सब लोग एकदम मिल बांट कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इस देश के अंदर ऑनेस्टी, सेक्युलरिज्म, गुडनेस इतनी है, एंड इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज समटाइम्स वी आर स्टिल एबल टू बी वन ऑफ आप द कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नेशन। 2007 से अभी कुछ बदला नहीं। मैं तो जब से, मेरे फादर जो थे हमारे देश के सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं, तो इस देश के लिए हमने मेरे फादर वगैरह ने झगड़ा किया है, उसके लिए स्टैंड अप किया है। सो हाउ कैन आई थिंक दिस कंट्री हैज़ नॉट बीन फेयर टू एनी ऑफ अस। और मेरे जैसे इंसान को जिसको सब कुछ मिला है इस देश से, तो मैं तो लास्ट हो सकता हूँ कंप्लेन करने वाला। यही लोग शिकायत करते हैं। जब आपका ये Absolutely. बयान आया तो लोगों ने कहा कि शाहरुख खान कैसे कह सकते हैं कि इस देश में इंटॉलरेंस है, इतना प्यार, उल्टा उस इंटरव्यू, आई डोंट नो उस इंटरव्यू में दिखाया भी नहीं। मैंने तो कहा था मेरा तो घर ही पूरा इंडिया है एक्चुअली। मेरी जो वाइफ है हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ बाय बर्थ। मेरे बच्चों को तीनों रिलीजन आते हैं, क्योंकि जिस जिस स्कूल में जाते हैं सब सिखाया जाता है उनको। हम दिवाली की पूजा भी करते हैं, हम ईद भी बनाते हैं, और सब जो है मिल बांट कर एक दूसरे के साथ करते हैं। सो आई एम लाइक अ मिनी कंट्री इन माई ओन हाउस। सो हाउ कैन आई थिंक ऑफ माई कंट्री लाइक दिस, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ डूइंग व्हाट आई डू फॉर माई नेशन एज एन एक्टर एंड अदरवाइज। तो ये बात एकदम फैल गई, फिर मुझे लगा क्लैरिफाई नहीं करता मैं यार, ऐसा अजीब सा लगता है बार बार मैं यही बातें करता रहूं, एंड इट इज लिटिल सैड, यू नो, समटाइम्स आई रीड। लेकिन मैं चाहता हूं आप क्लैरिफाई करें। मैं आपका वो स्टेटमेंट बताता हूं जो छपा, जो ट्विटर टाउन हॉल में आपने सवालों का जवाब दिया था। जी, जी। शाहरुख खान ने कहा कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ा है, समाज ही नहीं दुनिया के नौजवान जल्दी रिएक्ट करते हैं, जितने मीडियम उतनी आवाज़ें हो गई हैं, लेकिन आवाज़ें नहीं, नेगेटिव आवाज़ें ज़्यादा हो गई हैं। हमें ये सोच कायम रखनी होगी कि सब धर्म बराबर हैं। अगर आप सेक्युलर नहीं हो तो ये आपका बहुत बड़ा अपराध है। एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मीडियम इतने हो गए हैं ना, तो आई थिंक लोग जो है हर चीज़ बातें करते हैं, एंड माई लॉजिक इज कि मैं किसी की बात सुनूं किसी मीडियम पे, सो आई शुड नॉट बिकम समवन हु रिएक्ट्स टू इट। हम रिएक्टिव से हो गए थोड़े से, कि ना कोई कुछ बात बोल देता है तो हम उसके बारे में कुछ बोल देते हैं। सो माई लॉजिक वॉज दैट कि वी हैव टू, और मैं एक बात छोटी सी बोलना चाहूँगा, एक्चुअली रिलीजन, रीजन और हमारा जो समाज है उसमें वर्ड ये टॉलरेंस होना, इंटॉलरेंट का मतलब होता है कि जस्ट अबाउट बेयर कर लिया। एक्चुअली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमको, हमारे हर धर्म की, हर नाम की, हर काम की, हर प्रांत की। सो माई बिलीफ इज दिस वर्ड ओनली इटसेल्फ इज रॉन्ग टू बी यूटिलाइज लाइक दिस, एंड बिकॉज मीडियम हैज बिकम सो मच, हर कोई कुछ बोलता है, सो वी नीड टू टॉलरेट। यार इसने मुझे कुछ बोला, प्लीज लेट्स नॉट बी रिएक्टिव। कई लोग इंसाइट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि यार ऐसा बोल दो और कुछ मजाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज अब मीडियम है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, हर कोई जो है कुछ भी बात बोलता है। देखिए इसका मतलब तो ये निकला, क्योंकि शाहरुख खान के कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे दोस्त हैं, तो शाहरुख खान ने नरेंद्र मोदी को फिक्स करने के लिए ऐसा बयान दे दिया। मेरी क्या मजाल, मैं किसी को फिक्स करूँगा यहीं पर जाके यार, मैंने तो ऐसे सोचता भी नहीं। मुझे आप जानते हो सालों से मैं एपॉलिटिकल हूँ, मेरे दोस्त हर जगह पे हैं और मैं सबसे मिलता हूँ। मैंने कभी, मुझे किसी ने बोला ये एक बार एक्चुअली कि तुमने ये इंटरव्यू ऐसे दिया, मैं जन्मदिन के दिन ऐसी बातें क्यों करूँगा मैं यार। अच्छा उन दिनों में कुछ इलेक्शन भी था किसी, मैं कहा यार मुझे तो इलेक्शन, मैं अभी पूछा मैंने कि सर मुझे बता दीजिए कि बाकी इलेक्शंस कहाँ हैं, मैं कहीं कुछ बोल दूँ लोग ये ना समझे। आप पूछेगा आपके प्रोड्यूसर से, मैंने बोला कि यार कौन सा इलेक्शन है, तो उन्होंने कहा असम का होने वाला है, पंजाब और यूपी वाला। मैं कहा ठीक है, तो कुछ बोलूँगा तो ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ पे ऐसी सोच करूँगा। मैं 16 घंटे सिर्फ काम करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, ऐसी बात मेरे दिमाग में भी नहीं आ सकती। एंड आई वुड लाइक टू स्टेट हियर वेरी क्लियरली, व्हेन वी चूज अ लीडर ऑफ अ कंट्री, whoever it may be, and as great as Mr. Modi is, we all have to support him. We have chosen him. हमारे देश ने उनको एक बहुमत के साथ चूज किया है। सो वी हैव टू सपोर्ट आवर लीडर्स एंड टेक द कंट्री फॉरवर्ड, नॉट बी नेगेटिव। और हो सकता है पॉलिटिक्स में लोग ऐसी बातें करते हों, लेकिन हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम एंटरटेनर हैं। हम इन अ सर्टन वे, आई एम ऑल्सो समवन हु चिल्ड्रन शुड लुक अप टू मे बी एंड थिंक दे वुड लाइक टू बी एज सक्सेसफुल एज आई एम। भगवान ने मुझे ओहदा दिया है। सो आई थिंक आई विल नेवर हैव अ टॉक लाइक दिस विच विल, जो हमारे देश के हित में ना हो। लेकिन जब उसको लेकर के रिएक्शन हुए, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं, तो ख़राब लगा होगा। मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक बारी पहले भी मैंने कुछ आर्टिकल लिखा था एंड किसी ने लिख दिया कि मैं जो हूँ नेशनल नहीं हूँ, एंटी नेशनल हूँ। फिर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी और मुझे याद है एक प्रोग्राम था, तो मैंने सारी प्रेस को कहा मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा। और मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊं कि मैं देशवासी और देशभक्त हूं, क्योंकि मैं हूं और मुझसे ज़्यादा हम सभी हैं एक्चुअली। इसमें हम दोनों को किसी को कम्पीट भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन आई हैव टू रीड दो स्टेटमेंट्स एंड समटाइम्स मैं इसलिए ही क्लैरिफाई नहीं करता। मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए करूँगा क्योंकि आप मुझे जानते हैं,
और हम एक दूसरे से मिल चुके हैं सालों से. सो आई कैन ट्रस्ट कि ये वैसा ही जाएगा जैसा मैंने सोचा है. बट आई गेट वेरी सैड समटाइम्स कि क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूँ. मैं हूँ और हम सब हैं, एंड हम क्यों ना हों. हमारे देश ने हमको सब कुछ दिया. तो वो जब भी वो क्वेश्चन उठता है, जब कोई बोलता है, मुझे बहुत दुख होता है. सब लोगों को आश्चर्य हुआ इस बात पर कि शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना प्यार दिया, शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना बड़ा बनाया, जिसके लिए देश के करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं, वो ऐसी बात कह दे. हाँ, एंड आई फील रियली सैड बिकॉज द मीनिंग ऑफ दिस इज, मैं अभी भी यही कहूँगा, सब यंग लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज़ बी टॉलरेंट, बी हैप्पी, वर्क हार्ड, टेक दिस नेशन फॉरवर्ड. जो छोटी बातें हैं वो हमारे देश के हित को खराब नहीं करनी चाहिए. वी शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी, एंड वी लिव इन द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ ट्रू. मैं अभी बहुत लोग अमेरिका से आए थे तो मुझे बता रहे थे कि हमारा देश कितना इस वक्त उन्नति पे और तरक्की पर है, और हर जगह हमारा इमेज कितना अच्छा है. वी आर वन ऑफ द सेफेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल नेशंस इन द वर्ल्ड, एंड हमको ये छोटे मोटे तकियानूसी घटिया बातों में नहीं पड़ना चाहिए. आई विल से दैट अगेन एंड अगेन, एंड दैट एक्चुअली इज एनी पर्सन इन दिस कंट्री शुड से दिस, क्योंकि आई थिंक देशभक्त वही है जो देश के बारे में अच्छी बात बोले. लेकिन जो लोग, मैं आपको जानता हूं इसलिए मैं आपकी बात का यकीन करूंगा, इसको अप्रिशिएट करूंगा, और मुझे अच्छा लगा कि आपने इसको क्लैरिफाई किया. लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तब इस तरह की बातें कर देते हैं, वरना अंदर से तो वही है. वही लोग कह रहे थे, क्योंकि जो पिछला इंटरव्यू था वो भी फिल्म की रिलीज पे था, तो मैंने गलत बात भी तभी की है. मैं बात ही तब करता हूँ जब फिल्म रिलीज पे होती है, वरना तो चुपचाप बैठा रहता हूँ. अगर मैं इंटरव्यूज़ के लिए तभी आता हूँ जब मेरी फिल्म रिलीज़ पे होती है, और तभी ये बातों की चर्चा होती है. तो वो गलत बात भी मेरे घर में घुस के उन्होंने चुपचाप से नहीं निकाली थी. वो भी फिल्म रिलीज़ हो रही थी, बात कर रहे थे, जन्मदिन का दिन था. सो इट्स नॉट दैट एट ऑल. और सी आई थिंक इतना ओछा या छोटा तो मैं नहीं हो सकता. मैं इस देश में रह के कि यार फिल्म के लिए मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, ये कर दूँ, उतना तो मुझ में अपना खुद का टैलेंट और मेहनत है कि फिल्म की बात अलग है, और मैं अपने देशभक्ति के दावे इसलिए करूं कि मेरी पिक्चर चल जाए. बट पिक्चर की बात है या नहीं है, ये आखिरी बार बोलता हूं मैं. इसके बाद नहीं बोलूंगा कि अब कुछ भी पंगा हो जाए. मुझसे बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं है. और मैं अभी अगली बार मुझसे कोई पूछेगा तो जैसे मैं अवार्ड छीनने वाला हूं लोगों से, वैसे मैं कपड़े बड़े छीन लूँगा लोगों के. अगली बार मुझे किसी ने बोला तो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ. मतलब आवर कंट्री, आवर मदरलैंड, भारत माता, वी ऑल लव इट. व्हाई शुड वी हैव अ टॉक लाइक दिस? एंड आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड मी, बिकॉज दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है इसको क्लैरिफाई करने का. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं सबको समझा सकूँ, और इस बात को मैं और फिर उसके बाद भी लोग बोलते रहेंगे फिल्म में इसलिए बोल रहा है, ये कर रहा है. आपको जो समझना है समझे, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है. बट आई एम द मोस्ट प्राउड इंडियन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आई थिंक इस देश ने किसी और को नहीं दिया है. और मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मेरी फैमिली इसकी वजह से जीती है, खुश है, और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी इस बात को अप्रिशिएट करें, और मैं ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अप्रिशिएट करें. माई फादर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस नेशन. आई होप आई कैन वर्क फॉर द ग्रेटनेस ऑफ नेशन, एंड सो डज माई रेस्ट ऑफ माई फैमिली. शाहरुख, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी नई फिल्म के बारे में, करियर के बारे में, और ख़ास तौर पर जो सवाल उठे देशभक्ति के बारे में, इंटॉलरेंस के बयान के बारे में, आपने सबका बड़ी बेबाकी से जवाब दिया. वेलकम बैक. आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार शाहरुख खान पर. अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर के फैसले का. शाहरुख खान साहब ने कई फिल्मों में काम किया है, बहुत सारी हिट्स भी दी है, पर इनकी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी जो है, एक सुपर डुपर फिल्म की रेडीमेड स्क्रिप्ट सी है. बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी फिल्मी खानदान के से ताल्लुक़ होने के बावजूद इन्होंने कामयाबी के इतने परचम लहराए हैं कि कामयाबी का दूसरा नाम ही बन गया. टीवी का फौजी, बाजीगर और डर का एंटी हीरो, दिलवाले दुल्हनिया के उन खेतों से गुजरता हुआ रोमांस का किंग बन गया. पर आज की जिरह के बाद इनके जो जवाब थे, उससे लगता है कि अच्छी शराब की तरह जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, शाहरुख साहब का खुमार भी बढ़ता ही जा रहा है. His best is certainly not behind him, it is yet to come. अदालत उनकी सारी दलीलों को सुनने के बाद बाइज्जत बरी करता है, पर एक साफ हुक्म के साथ
इसी तरह खुशियाँ बांटेंगे, इसी तरह प्यार बांटते रहेंगे और जो इनका ख्वाब है कि सबसे बढ़िया, दुनिया की सबसे बढ़िया फिल्म वो ये बनाएंगे। थैंक यू सो मच। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि शाहरुख खान इसी तरह से लोग को एंटरटेन करते रहेंगे, लोगों के दिल जीतते रहेंगे और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम करते रहेंगे, आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, बट सच्ची बात यह है कि मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ उसमें बहुत मदद मिली थी। और उस इंटरव्यू की बिगनिंग जो है पूरी, वो फिल्म की बिगनिंग है, जिसके अंदर मैं यहीं पर बैठा हूँ और आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं सारे इल्ज़ाम साफ़ कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 साल बाद मैं लौंडा भी बन गया हूँ, 25 साल बाद मेरे ऊपर इल्ज़ाम फिर लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। मुझे आज भी याद है 22 साल पहले जब आपकी 2-3 फिल्में रिलीज़ हुई थी, जब आप स्टूडियो में आए थे, उस वक्त भी आपने उतना ही जोश था, उतनी एनर्जी थी और वही विट था जो आज है। और मैं सर से बहुत डरता था। मैंने टीवी में देखा हुआ था, सब पॉलिटिशियंस को ऐसे ऐसे कड़े सवाल पूछते थे, स्माइल नहीं करते थे बिल्कुल। मैं इतना डरा हुआ था, क्योंकि बाकी फिल्म इंटरव्यूज़ वगैरह ठीक हैं, बट रजत साहब जब वहाँ पे, तो मेरे को लगा यार ये बहुत टेढ़े सवाल पूछेंगे, कुछ पॉलिटिक्स का पूछेंगे, मुझे समझ नहीं आएगा, बुद्धू लोगूंगा मैं शो के अंदर। लेकिन मुझे बैक स्टेज जाकर मालूम पड़ा कि ये इतने प्यार से और अच्छाई से करते हैं, सो बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी वैसा ही कीजिएगा। जज साहब, मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार शाहरुख खान पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये बहुत शरारती हैं। अब आप दिल्ली बन वाले बनकर आए हैं, तो दिल्ली वालों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि स्कूल में इतने शरारती थे, हर रोज पिटाई होती थी। मेरी तो अभी भी कई जगहों पर पिटाई हो जाती है। मैं इतना बदला नहीं हूँ। हाँ, मैं स्कूल में बहुत नॉटी था, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि मेरा ना डेविल्स स्माइल है, कि ऐसे शैतानी स्माइल है कि जब मैं स्माइल कर देता था तो उसके बाद मुझे माफ़ी ज़रूर मिल जाती थी। मुझे ये भी याद है, मैंने स्कूल के अंदर, अभी मैं बता देता हूँ, हमने केमिस्ट्री लैब में कुछ चीज़ें फाड़ दी थी। फिर मैं, जब मेरी टीचर मुझे पकड़ती थी तो मैं रो पड़ता था उनके सामने, और मैं कहता था कि मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और आप ही मेरी माँ जैसी हैं। तो मिस सचदेवा थी, देख रही होंगी प्रोग्राम, और मैं रोता हुआ जाता था और मुझे एक्टिंग में से आंसू निकालना आता है, तो मैं रोता हुआ जाता था। फिर वो मुझे कहती, कोई बात नहीं बेटा, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स गंदे आए हैं, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। फिर मैं घूमता था और मैं हंसता था, और वो पीछे समझती थी मैं बहुत तेज़ रो रहा हूँ, और मैं फिर अपने वो डेस्क खोल के सिर लगा के नीचे सो जाता था उसके अंदर, और कहती, तुम बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मी डैडी ऐसे हैं। तो मैंने अपने माँ बाप का नाम तो ख़राब कर दिया था वहाँ पर कि मेरे को मारना पड़े। मैं बहुत नॉटी था। दीवार पर बैठ जाते थे पैर लटका के, और जो लड़कियां गुजरती थी उनको फ्लाइंग किस देते थे। उसी का तो मैंने पूरा प्रोफेशन भी बना लिया। यही करता रहता हूँ बस ऐसा करके मैं। तो हाँ, मैं कहता था। और एक बार थी, मेरे फादर थे, तो एक लेडी जो बेचारी, मतलब लड़की, मतलब अबाउट 16-17 साल की होंगी, मैं 5 साल का था, मैं स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ था। तो वो घर आई और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि ये जो है आपका लड़का दीवार पे खड़ा होकर सीटी बजाता है, ताली बजाता है, और मुझे हाय स्वीट हार्ट या कुछ बोलता है ऐसा करके, हेलो स्वीट हार्ट। तो मेरे डैड ने कहा ये 5 साल का बच्चा है, इनको ये गलत है। जो हमारा नेबर हैं टेक्सन्स वाले, जिनकी बहुत बड़ी किताबों की दुकान है, वो सुभाष होगा, बड़ा लड़का उनका जवान, वो बदतमीजी करता होगा। तो मेरे डैड बड़े आराम से बैठे कि बेटी बैठो, मेरे बेटे को देखो। तो वो समझे 5 साल का बच्चा आएगा तो कहेंगे अरे ये तो गलती हो गई अंकल मुझसे। मैं भागता हुआ आया, जैसे ही मैंने उसको हाय स्वीट हार्ट। ये सवाल मैं, ये इल्ज़ाम मैं अपने सर पे लेता हूँ और प्राइड से लेता हूँ, मेरे से गलती है। लेकिन 25 साल मुंबई में बिताने के बाद उतने ही शरारती हैं? हाँ, लड़कियों को किस करके मामले में तो हूँ, मैं उतना ही शरारती हूँ। और कभी कभार, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि पापा यू कांट बी लाइक दिस, अब आपकी उम्र हो गई है, आप बड़े हो चुके हो, आपको ऐसा नॉटी बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ तुम्हारी उम्र हो गई होगी, तुम्हारे बाप की नहीं हुई है। तो मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मैं अभी भी नॉटी हूँ। और क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा हार्मफुल नहीं हूँ,
मैं किसी को तंग करने या बदतमीज़ी के हिसाब से नहीं करता हूँ। कभी कभार हो जाती और कभी कभार गलती होती है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, बट मैं अभी भी उतना ही नॉटी हूँ। और अब उस वक्त भी खुमार था एक्टर बनने का। आपके दोस्तों ने बताया कि जब बाल कटाने जाते थे तो कहते थे अमिताभ बच्चन कट दे दो या धर्मेंद्र कट। हाँ, गोल मार्केट के अंदर मेरे को हमेशा स्कूल में मैं जाता था, कोलंबस बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था, लंबे होते थे बाल, तो प्रिंसिपल वहीं से असेंबली से भेज देते थे, वो तो आयरिश ब्रदर्स थे सबके सब, तो बहुत डांटते थे। तो वो गोल मार्केट में जाते थे, सुबह सुबह होता था वो ऐसे ना, उसकी आँख के अंदर वो अभी उसकी नींद के वो निकले भी नहीं हुए, वो सुबह सुबह धर्मेंद्र हेयर कट कि अमिताभ बच्चन हेयर कट। तो हर हफ्ते जाता था मैं, तो एक बारी